आज की ये कहानी है हरिशंकर परसाई की। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और हरिशंकर परसाई हिंदी के महान व्यंग्यकार जिन्होंने अपने समकालीन लेखकों को भी नहीं बख्शा। क्या कहानी है इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखते हैं, जानते हैं। राजनीति और समाज पर परसाई की पकड़ इतनी गहरी थी कि आज उनके गुजर जाने के बरसों बाद भी नए जमाने में सोशल मीडिया पर उनके लिखे वाक्य हर तरफ नजर आते हैं। किसी और दौर में लिखी परसाई की हर चुटेली बातें ऐसी लगती हैं मानो वह बिल्कुल ताजा हालात को देखकर लिखी गई हो। एक बार जाने माने लेखक कमलेश्वर ने परसाई के बारे में कहा था, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने जो भी पत्रिकाएं संपादित की उनमें से कोई भी परसाई के कॉलम के बगैर छपी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि जो मैं तमाम रचनाओं के माध्यम से नहीं कह पाऊंगा, जो मैं संपादकीय के माध्यम से नहीं कर पाऊंगा, वो मैं परसाई की एक रचना के माध्यम से कह लूंगा। इसलिए मैंने हमेशा परसाई से पहले बात की और पत्रिका का संपादक बाद में बना। परसाई के लेखे स्तंभ ऐसे होते थे कि वो वाकई किसी पत्रिका के स्तंभ स्तंभ बन जाया करते थे और उस पर खड़ी कोई भी पत्रिका स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती थी। 1970 से 1980 के दशक में धर्मयुग हिंदी की सबसे लोकप्रिय पत्रिका हुआ करती थी। राजेंद्र चंद्रकांत राय हरिशंकर परसाई की जीवनी काल के कपाल पर हस्ताक्षर में लिखते हैं कि परसाई धर्म युग से हर महीने छपते थे और कभी कभी तो महीने के में 2 बार भी। वैचारिक रूप से परसाई न तो धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती के अनुकूल थे, न ही धर्मयुग को छापने वाली कंपनी बेनेट कॉलमैन के, पर वे आप देखें पाठकों के मन के अनुकूल जरूर होते थे। कमलेश्वर ने लिखा भी है कि जब भी सारिका में परसाई का स्तंभ शुरू होता था, सरिका का प्रिंट ऑर्डर बढ़ जाता था। परसाई जी हिंदी साहित्य के दिलीप कुमार थे। जाने माने व्यंग्यकार रविंद्रनाथ त्यागी ने बिल्कुल सही कहा था कि आजादी से पहले के हिंदुस्तान जानने के लिए जैसे सिर्फ प्रेमचंद पढ़ना ही काफी है, उसी तरह आजादी के बाद का पूरा दस्तावेज परसाई की रचनाओं में सुरक्षित है। कबीर के मुरीद तो परसाई ने अपने समय की सच्चाइयों को लोगों के सामने रखने के लिए व्यंग को माध्यम बनाया। बीमार व्यवस्था को बदलने की बेचैनी उनमें थी। वो हिंदी पट्टी के नायक बने और फिर सितारा हुए। वो कबीर के बखिया उधेड़ फक्कड़पन के मुरीद भी थे। और आप देखिए सन 1974 से 1976 तक उन्होंने सारिका पत्रिका में कबीरा खड़ा बाजार शीर्षक से एक स्तंभ लिखा, जिसमें उन्होंने साक्षात्कार शैली का इस्तेमाल किया और इसमें परसाई कबीर की तरफ से देश विदेश के नामी राजनेताओं महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों से काल्पनिक इंटरव्यू लिया करते थे। सन 1975 में आपातकाल लगा इंदिरा गांधी के समय, और उसी वर्ष के सारिका के जून अंक में बाबू जगजीवन राम ने से कबीर का हस्ताक्षर छपा था। और इसमें जगजीवन राम ने कबीर से कहा था कि अगर जयप्रकाश नारायण का सरकार बनाना पक्का हो जाए तो मैं उनकी तरफ चला जाऊं। सेंसर वालों ने इस अंक की दुर्गति कर दी थी, आधे पन्ने काले करने पड़े थे। और दिलचस्प बात यह भी थी कि करीब 1.5 साल बाद जगजीवन राम बाकी कांग्रेस छोड़कर जयप्रकाश नारायण से जा मिले थे। परसाई 16 और 32 पेज वाली कॉपियों पर अपने लेख लिखा करते थे और बाद में वो बोलकर भी लिखवाने लगे थे। और उनके जीवनीकार राजेंद्र चंद्रकांत राय लिखते हैं कि डॉक्टर रामशंकर तिवारी उनके नजदीक रहते थे, ज्यादातर वही उनका डिक्टेंशन लेते थे, फिर वही कॉपी संपादकों को डाक से भेज दी जाती थी। मेरे लिए अचरज वाली बात ये थी कि उनकी कॉपी अपने पास नहीं रखते थे और सब पर थी परसाई की पेने नजरें। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पर केंद्रित एक स्तंभ सन्यासी की वापसी का मजा लीजिए। मैं वो लिखते हैं कि चर्चिल के बारे में कहा जाता है कि वो जहां जाते थे वहां सबके ध्यान के केंद्र होना चाहते थे, और वो अगर बारात में जाएं तो दूल्हा होना चाहेंगे और सब यात्रा में जाएं तो लाश होना चाहेंगे। ऐसा ही अपने चौधरी साहब का व्यक्तित्व है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि विपक्षी एकता में अगर मैं प्रधानमंत्री बना दिया जाऊं तो मैं अपना संन्यास छोड़ता हूं। और ये माजरा क्या है? इस समय में परसाई डॉक्टरेट की कथा शीर्षक लेख में लिखते हैं कि फ्रांस में डॉक्टरेट बहुत सस्ती हो गई थी। कोई 500 फ्रैंक विश्वविद्यालय को भेज दे और मनचाहे विषय पर डॉक्टरेट ले ले। एक रईस ने 8 से 10 विषयों पर डॉक्टरेट ले ली और वो अपने घोड़े को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी को 500 फ्रैंक भेजे और लिखा कि मेरे घोड़े को भी एक डॉक्टरेट दे दी जाए।
जब आया पाया कि हम घोड़ों को डॉक्टरेट नहीं देते, सिर्फ गधों को देते हैं। इस तरह की तंज कसा करते थे। कपिल कुमार सिंह राघव अपनी किताब हरिवंश हरिशंकर परसाई का व्यंग साहित्य में लिखते हैं कि हिंदी में स्तंभ लेखन के माध्यम से अपने मन की बातें जितनी परसाई ने कही, किसी अन्य ने इतने तीक्ष्ण रूप से नहीं कही। कोई समाज, कोई राज्य, कोई राष्ट्र परसाई की नजरों से बचा नहीं। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे समुदाय को अपने आसपास की सच्चाई के बारे में सजग किया। प्लेग में माँ को खोया था इन्होंने, तो स्वाभाविक ही कि परसाई के पाठकों को इसमें दिलचस्पी हो कि वो जो इतना हंसते और हंसाते हैं और जिसमें मस्ती है, जो ऐसे तीखे हैं, कटु हैं, इनकी अपनी जिंदगी कैसी रही। परसाई परसाई सारिका में प्रकाशित अपने आत्मकथ्य गर्दिश के दिन में लिखते हैं कि उनके बचपन की सबसे तीखी याद प्लेग की है। 1936-37 रहा होगा, तब वे 8वीं के छात्र थे। प्लेग के कारण कस्बे की सारी आबादी घर छोड़कर जंगल में टपरे बनाकर रहने चली गई थी। वे नहीं गए थे क्योंकि उनकी माँ सख्त सख्त बीमार थी, उन्हें लेकर जंगल नहीं जाया जा सकता था। परसाई ने लिखा कि भाई भाई करते हुए पूरे इलाके में हमारे घर पर चहल पहल थी, कुत्ते तक बस्ती छोड़ गए थे। रात के सन्नाटे में हमारी आवाजें हमें ही डरावनी लगती थी। रात को मरडना सन माँ के सामने हम लोग आरती गाते और गाते गाते पिताजी सिसकने लगते। माँ बिलक कर हम बच्चों को सीने से लगा लेती, हम भी रोने लगते। आत्म कथ में उन्होंने लिखा कि रात को पिताजी, चाचा और 2 रिश्तेदार वल्लम लेकर घर के चारों तरफ घूम घूम कर पहरा देते। वो सब नहीं जानते थे कि वो पहरेदारी किससे कर रहे हैं, चोरों से, डकैतों से या फिर आसन्न मृत्यु से। ऐसी भयानक वातावरण में एक रात तीसरे पहर माँ की मृत्यु हो गई। प्लेग की वो रातें मेरे मन में गहरी उतरी। जिस आतंक, अनिश्चित, निराशा और भय के बीच हम जी रहे थे, उसके सही अंकन के लिए बहुत पन्ने चाहिए। व्यंग लेखक का जन्म। परसाई के जीवन में सब कुछ अंधकारमय नहीं था, उसमें मस्ती भी थी और बेफिक्री भी थी। गर्दिश के दिन में ही परसाई लिखते हैं कि एक विद्या मुझे आ गई थी, वो थी बिना टिकट सफर करना। जबलपुर से इटारसी, खंडवा, देवास बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे, पैसे थे नहीं। मैं बिना टिकट बेखड़े गाड़ी में बैठ जाता था। बचने की बहुत तरकीब में आ गई थी। पकड़ा जाता तो अच्छी अंग्रेजी में अपनी मुसीबत का बखान करता। टिकट चेकर प्रभावित हो जाते और कहते, लेट्स हेल्प द पुअर वाय। परसाई लिखते हैं कि इन गर्दिशों का जिक्र आखिर में मैं क्यों विस्तार से कर गया। गर्दिशें बाद में भी आई, अब भी आती हैं, लेकिन उस उम्र की गर्दिशों की अपनी अहमियत है। लेखक की मानसिकता और व्यक्तित्व निर्माण से इसका गहरा संबंध है। मैंने सोचा, दुखी और भी हैं और अन्याय पीड़ित और भी हैं, अनगिनत शोषित हैं, मैं उनमें से एक हूं, पर मेरे हाथ में कलम है और मैं चेतना संपन्न हूं। यही कहीं व्यंग लेखक का जन्म हुआ। समकालीन साहित्यकारों की चुटकी। तो परसाई ने लेखन के अलावा अपने समकालीन साहित्यकारों पर भी बेबाक टिप्पणियां की और वो लिखते हैं कि इनका सहज कुछ नहीं होता था। उनके शब्द बनावटी, उन्हें बोलते वक्त ओंठों के मोड़ बनावटी और आंखों का भाव बनावटी, मुस्कान बनावटी। ये लोग समझते थे कि सब कुछ उनकी कविता, उनकी कहानी से हो जाने वाला है। मैं इन्हें देखता था, सुनता था, पर पास नहीं जाता था। वे मूर्ति थे जिन पर फूल चढ़ा सकते थे, पर जिनसे बात नहीं कर सकते थे। उन दिनों साहित्य का तीर्थ इलाहाबाद हुआ करता था। परसाई वहां अक्सर जाते थे। वो अपनी किताब जाने पहचाने लोग में लिखते हैं कि मेरी आदत नहीं कि अगर तीर्थ गए तो हर मंदिर में नारियल फोड़ो। आगे से मेरी आज तक दुआ सलाम नहीं हुई। इसका कारण मेरा अहंकार नहीं, संकोच है। आगे मुझे चित्र से और सामने से भी एक उदास दार्शनिक लगते हैं। मैं उनसे मिलने जाता तो वो 22वीं सदी के मनुष्य की चिंता में लीन हो जाते। मैं उनसे क्या बात करता। वैसे भी लेखकों से बात करना मेरे लिए कठिन है। बेबाक टिप्पणियां। तो परसाई मैथिली शरण गुप्त से भी कभी नहीं मिले, लेकिन उनके बारे में कई दिलचस्प बातें लिखी। उनके बारे में कहा जाता था कि जब कोई लेखक उनसे मिलने जाता था तो उनके घर के बाहर उनका कोई भाई या भतीजा मिलता था। परसाई लिखते हैं कि वो लेखक से पूछता था, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है। यदि लेखक कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम ले देता और साकेत मैथिली शरण की रचना का नाम नहीं, तो उसके साथ वहां अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इलाहाबाद में ही परसाई को उपेंद्रनाथ अस्क से भी मिलने का कई बार मौका मिला और परसाई लिखते हैं कि अस्क जी से मिलना एक विशिष्ट अनुभव है।
अपने को कुछ नहीं बोलना पड़ता, वो ही बोलते और अपने बारे में बोलते। उनके पास बैठने से सबसे बड़ी प्राप्ति ये होती कि सारे लेखकों की बुराई मालूम हो जाती और उनकी नई से नई कलंक कथा आप जान जाते। इलाहाबाद में महादेवी जी से भी कई बार भेंट हुई। वो खुलकर बात करती और खुली हंसी हंसती हैं। श्रीकांत वर्मा के लिए इसने जैनेन्द्र कुमार से भी हरिशंकर परसाई की अक्सर नोक झोंक हुआ करती थी। एक बार दोनों को दिल्ली में एफ्रो एशियाई शांति सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। परसाई लिखते हैं कि जैसे ही जैनेन्द्र ने मुझे देखा, मुझसे कुटिल मुद्रा में बोले, इस सम्मेलन में आने के लिए तुम्हें रूस से बहुत पैसा मिला होगा। मैंने कहा, जी हाँ, इस सम्मेलन को बिगाड़ने के लिए जितना पैसा CIA से आपको मिला। जैनेन्द्र हंसे और कहने लगे, तुम्हारी कटाक्ष की क्षमता अद्भुत है। श्रीकांत वर्मा के लिए परसाई के मन में बहुत स्नेह था। उनकी नजर में श्रीकांत में बहुत आत्मीयता थी। ऊपर से कटु और एरोगेंट लगने वाले ये आदमी भीतर से बहुत कोमल था। परसाई को तभी आभास हो गया था कि श्रीकांत महत्वाकांक्षी है। परसाई लिखते हैं कि मुझे लग गया था कि वो दूसरे क्षेत्रीय कवियों की तरह कवि सम्मेलनों में कविता पढ़कर संतुष्ट नहीं होगा। श्रीकांत मुझसे और मुक्ति बोध से भिन्न था। हम दोनों कस्बे में रहकर भी अपना काम कर लेते थे। श्रीकांत को विराटता चाहिए थी और स्पेस भी। वो बहुत अध्ययन करता था और साथ ही वो अपनी अलग तेज धारदार भाषा बना रहा था। इसी भाषा की कोई नकल नहीं कर सकता था। वो भाषा श्रीकांत के साथ ही चली गई। और परसाई अपने साथी लेखकों और कवियों को बहुत बारीकी से देखते थे। कुछ कवि तो मंच पर जाने से पहले बाल संभालते थे, लेकिन कुछ कवि ऐसे थे जो इनके सामने खड़े होकर सबरे हुए बालों को बिखेरते थे। कभी बेहद लोकप्रिय कवि नीरज को परसाई ने बाल बिखराते और बदहवासी का भाव धारण करते देखा था। शमशेर बहादुर सिंह और नामवर सिंह के प्रशंसक। शमशेर बहादुर सिंह के साथ भी हरिशंकर परसाई की बहुत नजदीक की थी। शमशेर सिंह में बहुत नफासत थी, वो काफी अंतर्मुखी थे। परसाई लिखते हैं कि शमशेर की मुस्कान डिसआर्मिंग है और वो निहायत संकोची और अपना अधिकार तक छोड़ने वाला आदमी है। नागार्जुन भी कविता में रहते हैं, पर व्यवहारिक मामलों में चतुर, चालाक, हिसाबी और अपना हक झपट लेने वाले हैं। शमशेर अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी और फ्रेंच के विद्वान हैं। उर्दू उनकी पहली भाषा है, हिंदी दूसरी। जिस अदा से वो डॉट्स, हाइफन और डैश के साथ सोचते हैं, वैसा ही लिखते और बोलते भी हैं। एब्सेंट माइंडेड हो जाना उनकी आदत है। नामवर सिंह के लिए भी परसाई के मन में सॉफ्ट कॉर्नर था। जब वो 60 साल के हुए तो उन्होंने उन्हें लिखा, लोग आपसे सताई होने के लिए कह रहे होंगे, मगर मैं आपसे ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हूं कि आप जवान रहें और सक्रिय रहें। उनके बारे में परसाई ने लिखा, आंखों का उपयोग नाम वर्जी हथियार की तरह करते हैं। उनकी आंखों में शैतानी चमक तब भी आ जाती थी और आज भी आ जाती है। उनके लेखन में एक सहज प्रवाह है। उनकी भाषा में विलक्षण तरलता है, कटाक्ष भी है और वाक्पटुता भी है। बेचन शर्मा उग्र से वाक्योद्ध है। ये आप देखिए, बेचन शर्मा उग्र एक फक्कड़ लीजेंड थे और बहुत ही बद जबान भी। और उनसे एक बार परसाई की चिट्ठी पत्री हो गई। एक प्रकाशक ने उनसे एक कहानी संग्रह तैयार करने के लिए कहा और उसमें उन्होंने उग्र की कहानी उसकी माँ लेना तय किया। उग्र को लिख भी दिया कि प्रकाशक आपको 100 रुपये भेजेगा, पर प्रकाशक ने संग्रह छापने का विचार छोड़ दिया। करीब 5 महीने बाद परसाई को उग्र का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, वो पुस्तक तो अब खूब बिक रही होगी, प्रकाशक और तुम खूब पैसे कमा रहे होगे, पर तुमने मुझे 100 रुपये नहीं भेजे। मैं तुम जैसे कमीने, बेईमान और लुच्चे लेखकों को अच्छी तरह से जानता हूं। परसाई ने उन्हें जवाब में लिखा कि प्रकाशक ने वो पुस्तक नहीं छापी, इसलिए आपको पैसे नहीं भेजे गए। जहां तक मुझे दी गई आपकी गालियों का सवाल है, मैंने काफी गालियां आपसे ही सीखी हैं और अपनी प्रतिभा से कुछ और गालियां जोड़कर मैंने उनकी काफी बड़ा भंडार कर लिया है। मैं आपसे श्रेष्ठ गालियों का नमूना इसी पत्र में पेश कर सकता हूं, पर इस बार आपको छोड़ रहा हूं। और इसके जवाब में उनका एक कार्ड आया जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, शाबाश पट्टे। देखिए, तो इस तरह से ये कहानी है किसकी? हरिशंकर परसाई की। पहले के लेखकों को, कवियों का अलग ही काम रहता था, शायरों का अलग ही काम रहता था, पत्रकारों का अलग ही काम रहता था। वो सरकार को आईना दिखाते रहते थे, समाज को आईना दिखाते रहते थे। आपस में आप देखिए, कोई कुछ कर रहा है तो उसे भी आईना दिखा देते थे। आजकल सब कुछ बदल जा रहा है, बदल भी रहा है। अब चाटुकारिता पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
चलिए किसी और के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो आप उसका नाम बता सकते हैं। धन्यवाद।